ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी में? 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब से। सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री है। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, बैंकिंग, ये सब। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचुरल रिसोर्स पर डायरेक्ट डिपेंडेंट, डिपेंड डायरेक्टली ऑन द नेचर एंड एक्ट्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। मतलब दूसरे सेक्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, अगर ये नहीं तो सेकंड और थर्ड हो ही नहीं सकते। नाम याद क्या रखना है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोसेस्ड, जो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड में, कुछ नया सामान बनाया जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है जो इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है दोनों सेक्टर्स को। जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब टर्सरी सेक्टर में है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स जैसे कि कार है, वो फाइनल गुड्स है। अब जो कार के जो पार्ट्स बने हो अलग अलग जगह बने हैं, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर गुड्स, गुड्स मतलब सामान, दैट आर परचेज्ड फॉर फाइनल यूज एंड नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब हमने एक, जैसे कुर्सी मेज़ है, खरीद ली, यूज़ कर लिया। कार है, खरीद ली, यूज़ कर लिया, तो अब उसे फर्दर कुछ उसमें होना नहीं है, कुछ नेक्स्ट उसमें कुछ नहीं होना है। तो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड काउंटेड इन जीडीपी एंड परचेज्ड बाय एंड यूजर्स, मतलब जिसे यूज़ करना है वही खरीदेगा, और जो इसकी वैल्यू है वो काउंट होती है जीडीपी में। जीडीपी दिखाती है कि कंट्री कितनी बड़ी है, कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि नहीं तो फिर डबल डबल हो जाएगा। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो सामान है जो मिलके कुछ और बनाएंगे। जैसे कि कार का इंजन है, अब कार की हमने वैल्यू जीडीपी में काउंट कर ली, तो कार के इंजन की वैल्यू अलग से तो काउंट नहीं करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स यूज्ड एज इनपुट टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड सेपरेटली इन जीडीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी में काउंट नहीं होते। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन ए 1 ईयर। कंट्री की जीडीपी क्या है? मतलब एक साल में इस कंट्री में कितने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं या यूज़ हुए हैं, उसकी जो वैल्यू आई है वो जीडीपी है कंट्री की। तो जीडीपी जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू मतलब टोटल मनी वाली वैल्यू कितनी है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, तो वो जीडीपी है कंट्री की। सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी गिव्स जीडीपी ऑफ ए कंट्री। तीनों सेक्टर्स को मिला के जीडीपी काउंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी दिखाती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी में डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें शामिल नहीं होते। हाउस होल्ड का काम इसमें शामिल नहीं होता। जो कंट्री के गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कंट्री के बाहर, वो इसमें शामिल नहीं होते। सेकेंड हैंड गुड्स इसमें शामिल नहीं होते। जीडीपी इंक्लूड्स प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री, चाहे वो फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो, वो भी जीडीपी में काउंट होगा। मतलब हमारी कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा, चाहे फॉरेन कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही हो। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुई, फिर सेकेंडरी पे गए, सेकेंडरी से टर्सरी पे आ गई, जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को। पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, फिर सेकेंडरी और अब टर्सरी सेक्टर हो गया। तो कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, फिशिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से आ रहा था। कंट्री की जीडीपी में जो काउंट हो रहा था, तो पहले वो ही था। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोस्पर करना शुरू हो गया, प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई, लोगों को काम कर मिलने लगा। तो फिर ये जो प्राइमरी सेक्टर था वो शिफ्ट होने लगा सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री लगने लगी, फैक्ट्रीज आई। फैक्ट्रीज आई तो प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट बने। मतलब प्राइमरी जो
रिसोर्सेज थे उन्हें यूज़ करके और भी चीज़ बनने लगी। तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर ने ओवरटेक कर लिया। पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। पहले जो चीज़ें बनती थी लोकल लेवल पर घरों में बनती थी, अब वो फैक्ट्रीज में बन रही हैं, तो अच्छी भी बन रही है, सस्ती भी मिल रही हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर ने ग्रो किया फिर, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फिर सेकेंडरी सेक्टर में लगा, क्योंकि फैक्ट्री लगेंगे तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर काम करेंगे। तो जितनी फैक्ट्री लगने लगी उतने ही लोग उसमें काम करने लगे, उतना ही कंट्रीब्यूशन उस सेक्टर का जीडीपी में बढ़ने लगा। पास्ट 100 ईयर्स में ये हुआ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ो टर्सरी सेक्टर ने बूम कर दिया है। मतलब टर्सरी सेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्ट है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट है, सारी बैंकिंग है, ये जो जहाँ सर्विस दी जा रही है जिसमें कोई मटेरियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। तो ये शिफ्ट हुआ है इकोनॉमी में। टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? पिछले 40 सालों में देखो सारी चीज़ें लगी हैं, जैसे फैक्ट्री लगी हैं, कंपनी लगी हैं, तो उसकी वजह से टर्सरी सेक्टर बूम किया है। जैसे फिर हॉस्पिटल बने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, बैंक, ये सब टर्सरी सेक्टर में आ रही हैं। मतलब ये सेवा दे रहे हैं, तो टर्सरी सेक्टर बूम करेगा ही। जैसे हम तरक्की करेंगे, नई नई चीज़ बनेगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई, एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट हुए मैन्युफैक्चरिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हुए इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्री जब आ गई फिर सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हुए, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। फिर जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, तो इनकी रिक्वायरमेंट, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुए, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट और ट्रेड बढ़े, और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड बढ़े मतलब टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हुई। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, क्योंकि वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था, तो इनकम बढ़ी, तो वो बाहर फिर खाना खाने जाने लगे, टूरिज्म बढ़ा, मतलब घूमने जाने लगे, शॉपिंग करने जाने लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो टर्सरी सेक्टर में आ रही हैं, तो टर्सरी सेक्टर की डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। फिर नई सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं, डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा एरिया खुल रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर टर्सरी सेक्टर को एक बूम दे दिया, जो ओवरटेक कर गया सेकेंडरी और प्राइमरी को। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? देखो, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ने ओवरटेक तो कर लिया प्राइमरी को, बट आज भी इंडिया की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और आधी पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्सरी में है मिला के। तो ज़्यादातर लोग तो अभी भी खेती में काम कर रहे हैं, और जो खेतों में काम कर रहे हैं, और देखो प्राइमरी सेक्टर में काम तो कर रहे हैं लोग, 50% पॉपुलेशन इंडिया की काम कर रही है खेतों में, बट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 1/6 है। जीडीपी में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो छठा हिस्सा है, और पॉपुलेशन उसमें आधी काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हो क्या रहा है? तो देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करें खेतों में। तो कुछ लोगों को अगर हम वहाँ से निकाल भी लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ ए सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर वर्किंग इन ए जॉब देन एक्चुअली नीडेड। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो अगर कुछ लोगों को वहाँ से हटा भी लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इफ़ इवन इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड टोटल आउटपुट रिमेन द सेम। तो मतलब इसका क्या फ़ायदा हो इस एम्प्लॉयमेंट का? तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब 4 लोगों का काम है, 10 लोग लगे हुए हैं, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वहाँ से अगर 2 लोग हटा भी लिए तो कोई डेफिनेटली कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो उनके लगे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। MG नरेगा 2005। MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में लागू हुआ। इसे कहते हैं राइट टू वर्क। इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में। देखो, हर किसी को पास नौकरी हुई ज़रूरी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बिलो जा रहा था, तो MG नरेगा स्कीम लागू हुई 2005 में। इसमें ये गारंटी किया गया है ग्रामीण एरियाज़ में कि साल में कम से कम 100 दिन का काम देंगे, 365 दिन में से 100 दिन का काम मिलेगा, जिसकी मजदूरी मिलेगी, जिससे तुम अपना खाना पीना तो कर सको अच्छे से। और ये इम्प्लीमेंट हुआ 625 डिस्ट्रिक्ट में। ये एक लॉ बनाया गया, कोई स्कीम नहीं, इसे लॉ बनाया गया जो इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट करने वाली थी ग्राम पंचायत, और इसमें जो काम हो रहा था वो मेहनत मजदूरी वाला काम हो रहा था। इसके लिए कोई किसी स्किल की ज़रूरत नहीं थी,
और जो भी काम कर रहे थे मजदूर, उनका पेमेंट उन्हें 15 दिन के अंदर मिलना ज़रूरी था। और उसमें प्रायोरिटी दी जा रही थी जो नीचे तबके के लोग हैं, जिन्हें काम डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, जैसे औरतें हैं, SC ST के मेंबर हैं या पुअर फैमिलीज़ हैं, उन्हें काम दिया जाता, जिससे उनके पास कुछ पैसा आए और थोड़ा वो उनका काम चल सके। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। और ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है कि आपको ऐसी कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपको काम करना है और छुट्टी के दिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका उल्टा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब मजदूरी वाला काम। हमें किसी की ज़रूरत है काम कराने के लिए, हम उसे ले आए, टाइम ऑफ आवर फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो दिक्कत है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, वर्कर्स को कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, और ये रजिस्टर्ड विद नहीं है गवर्नमेंट के साथ, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज काम मिला कल काम नहीं मिला, तो ये होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब मजदूरी वाले जो काम होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का जो खुद ऑन करती है, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट चलाती है। तो पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ हैं जो ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही उनकी मालिक है और गवर्नमेंट ही उन्हें चला रही है। इसका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक का वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट उससे क्या इनकम कर रही है, कुछ भी नहीं। बट जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो सरकार तो उसमें खर्च कर ही रही है, फ़ायदा कुछ हो भी नहीं रहा है, बट ये किए इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिलें, जैसे स्कूल में एजुकेशन मिले हर बच्चे को, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो ये सब पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट उनकी कंट्रोल कर रही है उन्हें। प्राइवेट सेक्टर मतलब हम खुद ही कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, उसके मालिक हम हैं, तो ये प्राइवेट हो गया। हमारा टारगेट डेफिनेटली पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा अपना प्रॉफिट ही होगा। कोई भी बिजनेस खोलता है, बिजनेस ओनर का टारगेट ये है कि उसे प्रॉफिट कमाए वो। बट पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पास मतलब जो पैसा जा रहा है वो उसका खुद का नहीं होता, टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो वो उनका फोकस प्रॉफिट से ज़्यादा होता है कि लोगों के हेल्प के लिए वो पैसा जाए। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि हमारा खुद का बिजनेस, हमें खुद को चलाना है, खुद उसमें से प्रॉफिट कमाना है और खुद ही देखना है। जैसे एग्जांपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो अंबानीज़ की है, गवर्नमेंट की नहीं है। टाटा मोटर्स है, वो टाटास का है। शॉपिंग मॉल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके मालिक गवर्नमेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। मेन डिफरेंस तो यही है कि पब्लिक सेक्टर फोकस करता है सोशल वेलफेयर पर और प्राइवेट सेक्टर फोकस करेगा खुद के प्रॉफिट पर। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें इफ़िशियंसी ढूंढेगा, अच्छे से काम करेगा, फिर कंपटीशन आएगा और हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे।